जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए भाई, गुड इवनिंग सभी को। जल्दी से लाइव आ जाओ सारे के सारे। आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल करने वाले थे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग रह गए थे सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल के, इसलिए मैंने कहा इसके ऊपर एक और क्लास लगा दी जाए। ठीक है जी हाँ, बहुत शानदार। सारे के सारे जल्दी से लाइव आ जाइए भाई। आप लोग एक बार सभी के सभी जल्दी से लाइव आ जाओ। जल्दी से जल्दी सभी लाइव आ जाओ दोस्त। बहुत शानदार, सारे बच्चे लाइव आ रहे हैं। आ जाइए, जल्दी से लाइव आ जाइए। प्रणाम भाई, प्रणाम 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 सभी को। ठीक है। अच्छा, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल की ये 8वीं क्लास होगी। ठीक है, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं चेंज कर देता हूँ। सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल की ये 8वीं क्लास है। एक बार मुझे समय दीजिए, मैं चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत बच्चे इससे कंफ्यूज हो रहे होंगे ना। अभी तो चेंज नहीं हो पाएगा, ये क्लास के बाद चेंज कर दिया जाएगा भाई। ठीक है, क्लास के बाद इसे मैं चेंज करवा दूंगा। आ जाइए आप लोग। नंबरिंग गलत डली है, क्लास के बाद चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलिए। तो सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल को हम चेंज करवा देंगे लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये 8 हो जाएगा। अब बताइए, पहले मुझे ये बताओ कि ऑडियो वीडियो क्लियर है? कोई दिक्कत की बात बताओ। ऑल ओके है? ऑल ओके है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? अब सबसे पहले देखिए, इस वीडियो में क्या है। हमने सोचा था कि हम सीधा आज से क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जब हमने देखा तो सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में हमारे कम से कम 10-12 क्वेश्चन ये जो है हमारे पेंडिंग है। और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं थे जिसमें हम 2 क्वेश्चन करवा देते और बोल देते कि बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लेना। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है मेरे भाई अच्छे लेवल के हैं। तो इसीलिए सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल की आज हमने क्लास लगा दी वापस से। 7 क्लासेस हो गई थी, ये आपका क्लास नंबर 8 है। इसका टाइटल अभी क्लास के तुरंत बाद हम चेंज कर देंगे दोस्त। ठीक है, इसके अलावा आपका किसी और भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो भी बता देंगे। जैसे अनुराग कह रहे हैं 5, 6 और 19 हो गया, और भी हो गए। तो मेरे भाई, ये सभी जितने भी आप लोगों के डाउट हैं, क्लास के एंड में जब मैं जितने क्वेश्चंस पहले पेंडिंग है मैं उसे करवा देता हूँ। उसके बाद जो आप लोगों के डाउट होंगे तो आप लोग उसको बाद में बोल दीजिएगा, वो हम सॉल्व करवा देंगे। अभी जो हम पढ़ाने आए हैं पहले आप वो पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग बाकी क्वेश्चन को बड़े तसल्ली से बड़े आराम से हम देखेंगे। और जब तक ये टॉपिक ख़त्म नहीं होगा तब तक ये क्लास आपकी चलेगी। ठीक है, आ जाइए, पूरा प्रॉपर तरीके से समय लेके आए हैं। अब कल हम लोग कर रहे थे असल में क्वेश्चन नंबर 35, और 35 करते हुए क्या हुआ था कि हमारा जो माइक है वो पूरा बैटरी ख़त्म हो गया था उसका, जिसकी वजह से आवाज़ नहीं आई और हमें जो क्लास को है वो एंड करना पड़ा। ठीक है, तो हम शुरुआत भी वापस क्वेश्चन नंबर 35 से करते हैं, शुरू से एकदम। क्या बोला गया है, क्या नहीं बोला गया है, पहले हम क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर 50 तक करेंगे। उसके बाद आप लोगों का जो भी डाउट होगा हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, जिसके जिसके जो जो सवालों में डाउट होगा देखा जाएगा। पहले आप लोग 35 से लेकर 50 तक सभी सवालों को देखिए। ठीक है, विजय कहते हैं सर परसेंटेज की लेक्चर नंबर 20 नहीं अपलोड है। मेरे भाई 20 नंबर जो था वो डाउट सेशन था, इसीलिए उसकी आवश्यकता नहीं है अपलोड करने की, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आ जाइए। आइसोस्केलेस ट्रायंगल MNP इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है, यानी MNP नाम का।
एक समद्विबाहु त्रिभुज MNP एक वृत्त में बना है, यानी एक त्रिभुज हमारा एक वृत्त के अंदर बना है। उसके बाद बोला गया यहाँ पर देखिए सवाल में क्या बोला गया है, यदि MN बराबर MP है, यानी ये जो हमारा MN है ये 16√5 है और ये बराबर है किसके, हमारे MP के, यानी ये भी 16√5 है। ठीक है, साथ में हमें NP का भी मान दिया गया है और ये वैल्यू हमारी कितनी है, 32 है। तो हमसे कहा गया वृत्त की त्रिज्या, यानी हमसे सरकम रेडियस पूछा गया कि सरकम रेडियस की वैल्यू बताओ। अब मेरे भाई सबसे पहले हमसे क्या बोला गया है, सरकम रेडियस की क्या बताओ, तो वैल्यू बताओ। अब आपको भी ये बात पता है, क्या पता है मेरे भाई, कि एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अब यहाँ पर आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल की सरकम रेडियस निकालनी है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज है और इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो इसका हमें यहाँ पर सरकम रेडियस यानी बहुत शानदार लंबाई ज्ञात करनी है, किसकी, त्रिज्या की। तो हमें जैसे कि पता है कि सरकम रेडियस जो होता है वो किसके बराबर होता है, ABC/4del होता है दोस्त यहाँ पे। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर मुझे इस सर्कल का क्या निकालना है, इस सर्कल का हमारा जो है रेडियस निकालना है, तो हमें ABC और 4del का पता होना जरूरी है। तो आपने कहा हाँ सर। अब यहाँ पर देखोगे तो आपको A भी पता है, B भी पता है और C भी पता है। और बात करते हैं यहाँ पर 4del का मतलब हो गया एरिया, तो एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, या तो आप यहाँ पर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करके एरिया निकाल लो, और नहीं तो आप यहाँ शॉर्ट में कर सकते हो। कैसे, चूंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल दिया गया है तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल में अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये 32 को 2 बराबर बराबर भागों में बांटता है, यानी 16 और 16 में बांटता है। तो जो इसकी हाइट है मानो mx है, तो अगर इस mx की हम हाइट निकालने जाएं मेरे भाई, तो हमें यहाँ पर इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को क्या करना होगा, कैंसल आउट, माइनस करना होगा। तो हम बोलेंगे सर 16√5 के होल स्क्वायर में से यहाँ पर 16 के स्क्वायर को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी 16 का स्क्वायर है, यहाँ भी 16 का स्क्वायर है, तो 16 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है। √5 का स्क्वायर हमारा 5 हो जाएगा और यहाँ कुछ नहीं है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फर्दर अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम बोलेंगे सर 16 का स्क्वायर ये रहा, ठीक है, और 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4 हो गया। अब अगर हम रूट निकालेंगे तो देखो 16 के स्क्वायर का रूट, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 16 आएगा, और 4 का रूट करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर आपकी वैल्यू जो आ जाएगी वो 32 आ जाएगी। यानी जो हमारी ये हाइट है वो हमारा हाइट कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को आपको। यहाँ पे आइसोस्केलेस ट्रायंगल की हमने सीधी हाइट निकाल दी, और कैसे, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को घटा दिया है तो आ गया। 16 का स्क्वायर इसके पास भी है, 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ √5 का स्क्वायर बच गया, √5 का स्क्वायर 5 है, यहाँ 1 का स्क्वायर बच गया 1 है, 5 - 1 4 आ गया। इसका रूट करना था तो 16 के स्क्वायर का रूट, यानी स्क्वायर से रूट खत्म, 16 आ गया, 4 का रूट करने पे 2 आ गया, आंसर हमारा 32 हो गया। अभी आंसर 32 नहीं हुआ है, मात्र इसकी लंबाई हमारी 32 हुई है। अब हम यहाँ पर वैल्यूज को रख देते हैं। आर की वैल्यू ABC/4del होता है। ए की वैल्यू हमारी कितनी है, तो बोलोगे सर 16√5। हमारी बी की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे सर ये भी 16√5 है। और हमारा सी का वैल्यू जो है वो हमारा कितना है, तो बोलोगे सर सी का मतलब ये MP, यानी ये हमारा 32 है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 4del, तो 4 इंटू एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, तो हाफ इंटू ये जो हमारा बेस है, बेस हमारा कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू, और हाइट हमारा कितना है, तो हाइट भी हमारा 32 है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 32 लिख देंगे मेरे भाई। सर धीरे धीरे पढ़ाना, बिल्कुल धीरे धीरे ही पढ़ा रहे हैं, समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे। तो हमने यहाँ सरकम रेडियस निकाला ABC/4del, ABC/4del। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे तो 32 से आपका 32 चला गया, 2 से अगर हम इसे काटेंगे तो 16 बार में जाएगा, फिर ये 16 हमारा इस 16 को ख़त्म कर देगा। 4 से हम इसे काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। तो नीचे कुछ बचा, बिल्कुल भी नहीं। ऊपर हमारा क्या बचा, तो हमारा 4 बच गया, और √5 को √5 के साथ गुना करेंगे तो 5 बच गया, और 4 इंटू 5 हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आसान सा क्वेश्चन था। एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल का हमें इन सरकम रेडियस निकालना था, तो उसके लिए हमें पहले क्या पता होना जरूरी है, सभी भुजाओं का पता होना बेहद ज़रूरी है। भुजाओं का पता होगा तभी हम आगे चल के सवाल बना पाएंगे। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर सवाल। क्या बोला गया है, तो कहा गया है O इज द सेंट्रॉइड एंड RP इज द मीडियन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन में कहा गया त्रिभुज RST की माध्यिका। तो पहले यहाँ पर त्रिभुज RST हम बनाते हैं। ये हमारा हो गया त्रिभुज
एस और उसके बाद टी। तो आर एस टी की माध्यिका आर पी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो ये जो हमारी आर एस टी है, देखो ओ इज सेंट्रोइड एंड आर पी इज मीडियन। ये जो हमारा आर पी है, ये हमारा आर पी क्या है, तो आर पी हमारी माध्यिका है और ओ हमारा केंद्रक है। यहीं बोला गया है कि आर एस टी की माध्यिका आर पी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और इसका केंद्रक ओ है, जहां एस टी पर बिंदु ओ है। ठीक है, ओ इज सेंट्रोइड ऑफ आर पी, ठीक है, विथ लेंथ इतना ऑफ ट्रायंगल वेयर पी इज अ पॉइंट ऑन एस टी। और यहाँ जहाँ एस टी पर एक बिंदु पी है, ये ओ नहीं है पी है, तो यहाँ पर आर से लेकर ओ तक का मान हमसे पूछा गया कि आर ओ का मान कितना होगा। अब सबसे पहली बात, ये सवाल को अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ किसकी लंबाई दी गई है, पूरी की पूरी ये मीडियन की लंबाई कितनी दी गई है और कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। बच्चा भी मेरे भाई यहाँ पर ये बात बता देगा, ठीक है, बच्चा भी ये बात बता देगा कि सर देखिए जो सेंट्रोइड होता है ना, वो इसको किस पार्ट में बांटता है, तो 2 और 1 के पार्ट में बांटता है। यानी 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 की वैल्यू 24 होगी। या ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो 24 है, ये हमारे कितने की वैल्यू है, 3 की वैल्यू है। हमें आर ओ की वैल्यू चाहिए, यानी आर से लेकर ओ तक की वैल्यू, यानी हमें 2 का मान निकालना है। तो 3 से हम काटेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा सर, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। बच्चे वाला क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा इसका। समझ गए? तो कोई दिक्कत की बात, मतलब इतना था कि सर मीडियन का मान दे दिया है हमने, आप हमें इसका मान बता दीजिए। तो यार ये 3 यूनिट की वैल्यू 24 है, 1 की वैल्यू 8 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बच्चों वाला सवाल था ये। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है। अगला सवाल कहा गया है कि जी एक ऐसे त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है जिसकी भुजाएं एबी की वैल्यू, बीसी की वैल्यू और एसी की वैल्यू दे रखी है। तो हमसे बीजी की लंबाई पूछी है। ठीक है, जी सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कोई एबीसी नाम का त्रिभुज होगा। ये बोला गया है कि जी एक ऐसे त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है। जी एक ऐसे त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है जिसके एबी का मान कितना है, तो एबी का मान हमारा 35 है, बीसी का मान हमारा कितना है, 12 है, एसी का मान हमारा कितना है, 37 है। ठीक है, और हमसे कहा गया है यहाँ पर, मानो ये जी है तो ये बी से लेकर जी तक की लंबाई बताओ। अब अगर मान लो यहाँ पर कि आपकी नज़रें नहीं दौड़ती हैं, थोड़ा सा अगर आप दिमाग नहीं लगाते हैं, तो आप इस सवाल को बनाने में क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप इस सवाल को बनाने में अगर मान लीजिए छोटी दिमाग नहीं लगाते हैं, तो आप सबसे पहले तो मेरे भाई ये मीडियन की लंबाई ज्ञात करोगे। ये मीडियन का लंबाई ज्ञात करोगे किससे, फॉर्मूला लगा के। और फिर जो वो मीडियन आएगा उसके आप 3 टुकड़े करोगे और बोलोगे कि 2 टुकड़ा इसके पास है, इसके पास है। जैसे मानो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो मेरा बी डी का मान लो, मान यहाँ पर 3 सेंटीमीटर आ गया, तो बोलूँगा अगर बी डी का मान 3 सेंटीमीटर है तो ये 2 होगा और ये 1 होगा। तो उसके लिए मुझे बी डी निकालना पड़ेगा। और बी डी हमारा क्या है, मीडियन, क्योंकि जो रेखा केंद्रक से होकर गुजरेगी वो हमारा क्या कहलाती है, सेंट्रोइड कहलाती है। तो एक तो ये तरीका हो गया। नहीं तो दूसरा मेरे भाई, वहीं पर एक बच्चा बैठा रहेगा, वो बोलेगा सर साइडवा तो देखिए। हम बोले क्या, तो 12, 35 और 37 हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए, वहाँ से हमारे लिए चीज़ें कुछ शायद हो सके तो आसान हो जाए। तो हमने कहा बहुत शानदार। तो एक काम करते हैं, हम इस ट्रायंगल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो अगर हम इस ट्रायंगल को कन्वर्ट करेंगे तो एक भुजा 12 है, दूसरी भुजा 35 है और तीसरी भुजा हमारी कितनी है, 37 है। ये हमारा मेरे भाई क्या है, ट्रिपलेट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ए बी की लंबाई कितनी है, तो ए बी की लंबाई हमारी कितनी हो गई, तो ए बी की लंबाई हमारी 35 हो गई है। सॉरी, ए बी ऐसे लिखेंगे, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ए बी की लंबाई 35 है, बी सी की लंबाई 12 है और उसके बाद ए सी की लंबाई 37 है और हमसे यहाँ बी सी का लंबाई पूछा गया है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, मीडियन का मतलब क्या होता है मेरे भाई। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये वाली रेखा मीडियन कहलाएगी। क्या कहलाएगी सर, मीडियन। मीडियन वो रेखा होती है दोनों को आधा आधा बांटती है। यानी अगर आपको भी पता होगा अच्छे तरीके से, थोड़ा सा मन लगाकर अगर चीज़ें पता हैं, तो आप बोलेंगे सर देखो ये हमारा कैसा है, तो ये हमारा हाइपोटेनस है और हाइपोटेनस कितना है, 37 है। तो यहाँ पर जो होगा ना, ये हमारा हो जाएगा 18.5 और ये भी हमारा हो जाएगा सर 18.5। और सबसे मज़े की बात बताएं तो ये भी वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो 18.5 होगी। इस बात को आप मान लो, इस बात को आप ध्यान में रख लो। ठीक है,
यहाँ पर। क्यों ऐसा होगा दोस्त, देखो आपको अच्छे तरीके से बता रखा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, जब आप बनाते हैं तो ये भी आपका सरकम रेडियस होता है, ये भी आपका सरकम रेडियस होता है, ये भी आपका सरकम रेडियस होता है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि सर ये वाला जो लाइन होता है ये पूरा का पूरा जो मीडियन होता है यानी इसके और इसके बराबर हो जाता है, क्योंकि जो ये रेखा होती है ये दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटती है और इसी रेखा को हम क्या कहते हैं, तो सरकम रेडियस भी कहते हैं। यानी इस पूरे रेखा की लंबाई, यानी अगर हम डी नाम दे तो BD की लंबाई 18.5 है। अब यहाँ पर देखोगे तो BD की लंबाई 18.5 है और उस 18.5 में ये 2 भाग है और ये 1 भाग है, तो हम क्या बोलेंगे, ये 18.5 जो दोस्त है वो कितने की वैल्यू है, 3 की। आपको B से लेकर G तक का मान चाहिए, यानी आपको 2 का मान चाहिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 18.5 का 2 गुना, तो 18.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 37, और 37 को आप 3 से भाग करो तो लगभग कितना आ जाएगा, तो 12 3 के 36 और 12.3 के करीब में जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो मेंस का क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा हल्का फुल्का था। अगर आप दिमाग लगाते इस सवाल को तो बहुत आसान क्वेश्चन था आपके लिए, और दिमाग नहीं लगाते तो खैर तो कोई भी क्वेश्चन आसान है ही नहीं। समझ गए बात को, यहाँ पर उतना दिमाग यहाँ नहीं लगाना था, सिर्फ इतना बोलना था कि देखो ये पूरा का पूरा हमारा क्या है तो ये पूरा 37 है तो 18.5 होगा, ये भी 18.5 होगा, 18.5 के 3 टुकड़े जिसके पास, इसके पास 2 टुकड़ा रहने वाला है। सर हम खेत से क्लास ले रहे हैं, चलिए बहुत शानदार। इसमें बच्चे बहुत सारे ऐसे भी याद कर लेते हैं, रट से लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है ना वो हाइपोटेनस का 1/3 हो जाता है। सीधा हाइपोटेनस को 3 से भाग कर दो तो ये वाली वैल्यू निकल के आ जाती है। आपको याद करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आ जाइए अगला सवाल भी मेरे भाई देखिए, तो वो भी आपका मेंस का प्यारा सा नन्ना मुन्ना क्वेश्चन है। क्या कहा गया है वो देखिए, तो बोला गया है कि इन ट्रायंगल ABC DNE आर मिड पॉइंट ऑफ साइड BC एंड AC किस प्रकार का है। ठीक है, तो बोला गया है, देखिए हमारा त्रिभुज ABC है, ये हमारा त्रिभुज का नाम क्या है, तो त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः भुजा BC और AC, BC का माध्य कौन है, तो D है, और AC का माध्य कौन है, E है। तो त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः भुजा BC और AC के मध्य बिंदु है, यानी यहाँ पर ये इसका मिड पॉइंट है और ये हमारा इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, मध्य बिंदु हैं। AD और B इस समकोण G पर, यानी कहने का मतलब हमारा ये AD हो गया और ये हमारा B हो गया। ठीक है, तो AD एंड BE इंटरसेक्टेड G, ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, G पे, और कितने का कोण बनाएंगे, तो 90 का कोण बनाएंगे। ये दोनों हमारी मीडियंस 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को खत्म करते हैं, काटते हैं, बर्बाद करते हैं। ठीक है, तो ये 90-90 हो जाएगा हमारा। बोला गया है देखो AD का मान, ये पूरा AD का मान आपका कितना है, तो ये पूरा AD का मान आपका 18 दिया गया है, और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर ये पूरा BE का मान कितना दिया गया है, तो पूरा BE का मान 12 दिया गया है। हमसे यहाँ पर ये DC का मान पूछा गया कि ये DC का मान कितना होगा, हमने कहा बता देंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पर 2 मीडियंस के साइड दिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछता है जहाँ पर आपको 2 मीडियन का साइड दे दिया गया हो और ये कहा जाता है कि वो 90% इंटरसेक्ट करेंगे और इन दोनों में से किसी का भी मान पूछ लिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको मीडियन की ही प्रॉपर्टी लगानी है। आपने किस दिन के लिए सेंट्रॉयड पढ़ा था, सेंट्रॉयड इसी दिन के लिए तो पढ़ा था ताकि आपको पता चले कि अगर कोई मीडियन होता है तो सेंट्रॉयड उसको 2 और 1 के अनुपात में बांटता है। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये 2 और 1 के अनुपात में बटेंगे। 2 और 1 का अनुपात का मतलब ये जो 3 है ना, इस 3 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो इस 3 की वैल्यू हमारी 18 हो जाएगी, क्योंकि AD का मान कितना दिया गया है, तो AD का मान हमारा ये देखो 3 की वैल्यू 18 है। अगर मेरे भाई ये 3 की वैल्यू 18 होगी तो आप मुझे खुद बताओ यहाँ पर 3 की वैल्यू 18, 1 की वैल्यू 6, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2 की वैल्यू 12 है और इसकी वैल्यू कितनी है, 6 है। उसी तरीके से 3 की वैल्यू 12 हो जाएगा, ये 3 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हमारी दोस्त 4 हो जाएगी। ठीक है, 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 यूनिट होता है, यानी ये 8 होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 4 होगा। समझ गए। अब आप यहाँ पर देखो तो राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है आपका, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। 90 के सामने जो होता है वो क्या होता है, हमारा हाइपोटेनस होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है।
ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखो ये वैल्यू कितनी है, 8 और 6 है, तो 8 है और अगर 6 है तो हाइपोटेनस कितना होगा, पाइथागोरस का ट्रिपलेट याद है, 8 6 और क्या बनाता है, तो 8 6 और 10 बनाता है, तो ये 8 है और ये 6 है तो ये कितना होगा 10, और अगर इसकी वैल्यू 10 है तो मेरे भाई ये भी तो 10 होगा। क्यों? क्योंकि ये डी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है मतलब जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर आएगा। मेंस का क्वेश्चन है लेकिन इसमें ज़्यादा दम नहीं है, आसान भाषा में इसे समझा जा सकता है। पूरी की वैल्यू 18 है तो 12 और 6 होगा, पूरी की वैल्यू 12 है तो 8 और 4 होगा, ये 8 है और ये 6 है तो पाइथागोरस के नियम से हिसाब से ये हमारा 10 हो जाएगा। बहुत शानदार, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। आ जाइए, मैंने कहा ना 35 से लेकर 50 तक एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं हैं, इसी वजह से मैंने आज क्वाड्रिलेटरल की क्लास ना करवा के सेंटर ऑफ ट्रायंगल की एक और क्लास लगवा दी, ताकि ये सारे नए क्वेश्चंस को हम आपके लिए सॉल्व करवा सकें। ठीक है, अब अगला सवाल और महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर मैंने कई बार आपसे क्वेश्चन करवाया है, लेकिन एक लास्ट बार और इसके ऊपर क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। बोला गया यहाँ पर बी डी एन सी आर मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, हमारा कौन कौन सी माध्यिका है, तो बोला गया है बी डी एन सी ई, ये हमारा जो हो गया बी डी हो गया और हमारा हो गया सी हो गया, ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं, तो माध्यिकाएं हैं। बी डी और सी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं हैं जो ए पर समकोण है। ठीक है, ए पर समकोण नहीं है। अच्छा, ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई बात नहीं, समझ गया मैं। ये हमें कैसा ऐसा वाला ट्रायंगल नहीं लेना है, हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, क्योंकि हमारा जिक्र है यहाँ पे सवाल में कि त्रिभुज ए बी सी में राइट एंगल जो है वो ए पर बना है, यानी ये हमारा राइट एंगल है। समझ गए मेरी बात को लेकर यहाँ पे? तो यहाँ पर कितने का है, 90 का है। तो बी डी और सी ई, यानी यहाँ पर बात करते हैं तो ये हमारा सी हो गया और ये हमारा बी डी हो गया। तो बोला गया है बी डी और सी ई त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं हैं जो कि ए पर समकोण है, और ये त्रिभुज किस पे समकोण है, तो ए पर समकोण है। यदि हमारा सी ई का मान, हमें यहाँ पर वैल्यू दे दी गई है किसकी, सी ई की, और सी की वैल्यू हमें कितनी दी गई है बताओ, तो बोलोगे सर 5√13/2 दिया गया है। उसके बाद मेरे भाई किसकी वैल्यू दी गई है, BC की वैल्यू दी गई है। BC की वैल्यू हमारी कितनी है, तो BC की वैल्यू हमारी 10 है। तो हमसे पूछा गया बताओ BD की वैल्यू कितना होगा। हमने आपको बहुत ही प्यार तरीके से, अच्छे तरीके से एक बात बताया था कि देखो राइट एंगल ट्रायंगल में एक पॉइंट आप ध्यान रखना, मीडियन का और हाइपोटेनस का बड़ा ज़बरदस्त रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे आपका ये जो CE है, ठीक है, और उसके बाद ये जो BD है और मेरे भाई ये जो हाइपोटेनस है, इन तीनों के बीच में बड़ा प्यारा संबंध होता है, और वो क्या होता है याद करो, 4 गुना मेरे भाई इन दोनों के मीडियन के स्क्वायर का सम, यानी CE का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर BD के स्क्वायर का सम। तो 4 गुना इनके स्क्वायर का सम बराबर हो जाएगा किसके, 5 गुना हमारे BC के स्क्वायर के। ये मेरे भाई बोला गया है कि मीडियन के स्क्वायर के सम का 4 गुना हाइपोटेनस के स्क्वायर का कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा दोस्त। बस यहाँ पर वैल्यू आप रख दो, 4 हो गया। ठीक है, CE का मान कितना दिया गया है, 5√13/2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर आपका 25, √13 का स्क्वायर 13 और 2 का स्क्वायर नीचे हो जाएगा 4। 5 का स्क्वायर 25, √13 का स्क्वायर 13, 2 का स्क्वायर 4। उसके बाद BD का स्क्वायर, BD हमें पूछा गया है तो हम BD को मान लेते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। BD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 × BC के स्क्वायर के, और BC की वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 100। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे? अब आगे चलो सॉल्व करो, देखते हैं। हमारा जो ये 4 है इसने इसको कितनी बार में काट लिया है, 25 बार में काट लिया है। अब अगर हम आगे बात करें तो क्या हो जाएगा, 25 × 13/4, 13 × 5 = 65 का 5, 6 हाथ में, 13 दूना 26 और 6 32, 325/4 जमा यहाँ पर BD का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा किसके, 125 के। अगर हम आगे देखेंगे तो बोलेंगे सर BD का जो स्क्वायर है बराबर होगा 125 - 325/4 के। फर्दर अगर आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे सर जो BD का स्क्वायर है वो बराबर होगा 125 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 125 का 4 गुना 500। तो 500 में से 500 में से 325 घटा दीजिए तो बोलेंगे 175 कितना हो जाएगा, 175 बट्टे में
4 के। अगर आप यहाँ फर्दर दोनों साइड रूट करेंगे तो आपका बी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 का 7 गुना है तो 25 का रूट तो 5 हो जाएगा, 7 का रूट 7 हो जाएगा और 4 का रूट 2 हो जाएगा। 5√7/2 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। यहाँ एक लाइन हमने जंप किया है, ठीक है। थोड़ा सा आप कोऑर्डिनेट करेंगे यहाँ पे। 175 को 25 × 7 कहा जाता है। 25 का रूट करोगे 5 आ जाएगा, 7 का रूट करोगे 7 हो जाएगा, √7, और 4 का रूट करोगे 2 हो जाएगा। सर नोट्स कैसे बनाएं? देखिए वीडियो नंबर 1 से देखना शुरू करिए। जिस तरीके से हमने कराया है, अगर आप उसके नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप अपने कॉपी में बना लें, अन्यथा आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि आप PDF से पढ़ाई कर सकते हैं। समझ गए? तो आसान क्वेश्चन था, बस इस प्रॉपर्टी के ऊपर था, और ये प्रॉपर्टी हमने कई बार आपको पढ़ाया है। सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी में भी मैंने कहा था कि दोनों मीडियन के स्क्वायर का 4 गुना बराबर होता है हाइपोटेनस का 5 गुना के। याद है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40 को देखो। 40 में क्या कहा गया है? सेम तरीके से क्वेश्चन कहा गया है कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल ABC है और एंगल B जो है वो हमारा 90 है। तो सेम हमें पॉइंट यहाँ लेके चलना है। एंगल B हमारा 90 है तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ABC है। फिर उसके बाद कहा गया है यहाँ पर AD और यहाँ पर जो है CE, ये दोनों के दोनों क्या है, मीडियन है, माध्यिकाएं हैं, ठीक। AC की लंबाई हमारी कितनी है? तो हमने कहा AC की लंबाई हमारी 10 है और AD की लंबाई भी दे रखी है, CE का लंबाई पूछा है। दोबारा से देख लीजिए, यहाँ पर AC की लंबाई हमारी कितनी है? तो 10 है। उसके बाद यहाँ पर AD की जो लंबाई है वो हमारी कितनी है? तो √55 है और हमसे CE का मान पूछा गया है। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको अभी रिलेशन हमने बताया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपको अभी हमने रिलेशन बताया है, याद है ना चीज़ें आपको? आप क्या बोलेंगे यहाँ पर? सर अभी आपने पढ़ाया, और क्या पढ़ाया कि 4 गुना किसका मेरे भाई? तो दोनों मीडियन के स्क्वायर का सम, यानी AD का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर CE का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके? 5 गुना हमारे AC के स्क्वायर के। तो 4 गुना हो जाएगा यहाँ पे AD की वैल्यू कितनी है? तो √55, और √55 का स्क्वायर हो जाएगा 55, CE का स्क्वायर, ठीक है। C नहीं पता है तो C हम ऐसे रहने देंगे, बराबर हो जाएगा 5 गुना किसके? AC के। AC का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। 4 से काटेंगे कितनी बार में दादा? 25 बार में कटेगा, ठीक है। तो बोलोगे सर 55 + CE का स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर 125 के। फर्दर अगर आप देखोगे तो बोलोगे C का स्क्वायर बराबर हो जाएगा सर किसके? 70 के। हो जाएगा कि नहीं होगा? बताओ जल्दी से। और तुरंत अगर आप दोनों साइड यहाँ रूट करोगे तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √70, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या होता है? इस प्रॉपर्टी के ऊपर आपका चाहे प्री का पेपर हो या आपका मेंस का पेपर हो, आप में दोनों पूछा जाता है। समरजीत कुमार, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत ऊंचाइयों तक आप ज़िंदगी में जाए, बहुत नाम कमाएं, बहुत पैसा भी कमाएं, ठीक है, और एक बहुत नेक दिल इंसान बने आप। बहुत बहुत बधाई मेरे भाई। तो यहाँ भी हमने क्या किया? यहाँ भी हमने सेम फॉर्मूला लगाया। इसमें क्या होता है, किसी भी 2 की वैल्यू दी होती है, तीसरे का मान पूछता है तो वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 41 के बारे में। 41 में क्या कहा गया है? 41 में बात करते हैं तो बोला गया है इन ट्रायंगल ABC मीडियन BE एंड CF आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये एक अलग प्रॉपर्टी आ जाती है। एक तो मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है और मीडियन नॉर्मल है, और दूसरा वाला ऐसा हो जाता है जहाँ पर आपके मीडियन परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे ये वाला सवाल। अब इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो ABC में माध्यिकाएं B और CF एक दूसरे को लंबवत हैं, बिंदु M पर प्रतिच्छेदित करती हैं, बस यही बात है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है बताइए? तो बोलेंगे सर ये हमारा ट्रायंगल ABC है। दिख रहा है आपको यहाँ पे? अभी ABC की बात, ABC में मीडियन BE और CF अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये मीडियन B हो गया, ये हमारा मीडियन CF हो गया, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पे, और कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? तो M पर करते हैं। ये पूरा BE का मान हमारा दे रखा है 9, पूरा CF का मान हमें दे रखा है 13,
और हमसे बोला गया है कि पूरे त्रिभुज का एरिया बताओ। हमने कहा ठीक है यार, अभी देखो जब मीडियन 90 डिग्री पर है ना तो तुरंत वहां लपेट लेना कि पाइथागोरस का नियम लगना ही लगना है। अब देखो यहाँ पे मीडियन की लंबाई बीई का मान 9 दिया है, ये बीई का मान 9 दिया है और उसके बाद ये सीएफ का मान दिया है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमने ये साइड निकाली और हमने ये साइड निकाला और ये बीच में 90 डिग्री का कोण है तो हमने इसका एरिया निकाल दिया? बताओ, ऐसा कर सकते हैं ना? यहाँ पे कर सकते हैं कि नहीं, कि इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया कैसे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हमने इसका एरिया निकाल दिया। ठीक, और उसके बाद क्या हो गया? तो उसके बाद आपको पता है कि अगर हम इसे ज्वाइन कर दें तो ये पूरे ट्रायंगल का ये जो एरिया है पूरे ट्रायंगल का यहाँ पर 1/3 पार्ट है। बहुत शानदार तरीके से बताया था कि अगर एक ट्रायंगल में सेंट्रोइड से हम तीनों वर्टेक्स को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 3 बराबर भाग में बढ़ता है। तो जैसे मानो अगर इसका एरिया 10 आएगा तो पूरे ट्रायंगल का एरिया 30 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? तो वही काम तो हमें यहाँ पर करना है। हमें इस ब्लू वाले पार्ट का एरिया निकाल के उसका 3 गुना कर देंगे तो पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो अब वहाँ पर उसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो हमें यहाँ पर पता है कि हमें 2 माध्यिकाएं दी गई हैं, बस निकल गया, ये इसका मीडियन है और ये इसका मीडियन है और दोनों 90 पर काटते हैं। अब सबसे पहली बात, ये जो हमारी बी है वो कितनी है? 9 है। तो अगर हम बात करते हैं ये हमारी बी है पूरा का पूरा 9 है तो ये 2 और 1 के अनुपात में बटा है, यानी 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। अगर 3 की वैल्यू 9 है तो 1 की वैल्यू 3 होगा, यानी ये हमारा 6 हो जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा। उसी तरीके से मेरे भाई सी एफ की वैल्यू कितनी है? 13 है। अगर मान लो कि ये पूरा का पूरा सी एफ 13 है तो ये 13 हमारा कितने पार्ट का है? तो ये 2 पार्ट होता है और ये 1 पार्ट होता है। तो बोलोगे सर ये 13 जो है वो हमारा 3 पार्ट का वैल्यू है, हमें तो मात्र इसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर सी से लेकर एम तक की, यानी 2 पार्ट की वैल्यू चाहिए तो इसे 2 से गुना कर देंगे। तो बोलेंगे सर ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 26/3 हो जाएगी भाई मेरे, कोई दिक्कत की बात? ठीक, पूरा यहाँ 9 था तो ये 6 और 3 हो गया। उसी तरीके से ये पूरा का पूरा 13 था, 13 को 3 टुकड़ों में बांटा जिसमें 2 टुकड़ा इसके पास है। तो हमने कहा कि हम एरिया निकालना चाहते हैं, और किसका? तो ट्रायंगल सी बी एम का। किसका? तो ट्रायंगल सी बी एम का। और ट्रायंगल सी बी एम का एरिया कैसे निकालेंगे? तो बोलेंगे हाफ इंटू यहाँ पर ये जो बेस है ये कितना है? तो 6 है, और इंटू हमारा हाइट कितना है? तो 26/3 है मेरे भाई। ये 3 और ये 2 मिलकर 6 को ख़त्म कर देंगे तो एरिया कितना आ जाएगा? 26। तो इसीलिए हमारा ट्रायंगल ABC का जो एरिया होगा वो कितना होगा? सोचो, अगर इस पार्ट का एरिया 26 आ रहा है तो पूरे ट्रायंगल ABC कितना होगा? इसी का 3 गुना, यानी यहाँ पर 26 का 3 गुना कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 78 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। ललित कहते हैं अभी CPU का एग्ज़ाम देकर आया हूँ। कैसे ललित, कैसा लग रहा है, कैसा गया पेपर आपका? क्या मैथ्स में कुछ क्वेश्चन बाहर के आए थे? कैसा था बताइए एक बार, थोड़ा कमेंट बॉक्स में अपने पेपर का एक्सपीरियंस बताइए। समझ गए? चलिए बहुत शानदार, सारे बच्चे का आंसर आ रहा है। अब आ जाओ, उसी तरीके से बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर किसके बारे में? तो क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में कहा गया है द 3 मीडियंस ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्टेड P। देखो ट्रायंगल RST है, एक त्रिभुज है हमारा, और त्रिभुज का नाम क्या है? RS और T। तो RST की 3 माध्यिकाएं, पहली माध्यिका कौन है? तो RQ है। उसके बाद दूसरी माध्यिका कौन है? तो SP है। तीसरी माध्यिका हमारी कौन है? तो हमारा TN है। तो यहाँ पर RST की तीनों माध्यिकाएं बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं। किस पर करती हैं? तो बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं यदि हमारा ट्रायंगल RST का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। मात्र किसका यहाँ पे? ठीक है, तो मात्र यहाँ पे RS और T का, यानी पूरा का पूरा ट्रायंगल RST का क्षेत्रफल हमारा कितना है? तो पूरा 48 हमें दे रखा है। देन द एरिया ऑफ SQON, हमें किसका मेरे भाई एरिया चाहिए? तो हमें यहाँ पर जो है किसका? SQO और N, ये हमें पूरा का पूरा चाहिए। क्या ये बात बताने की ज़रूरत है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं उसको 6 बराबर क्षेत्रफल में बांटती है? बताओ, एग्जाम्पल में करवाए थे ना, क्या बोलो?
सर 6 बराबर क्षेत्रफल में काटता है, यानी पूरे 6 का मान कितना है, तो 48 है। तो यानी 6 भाग का मान 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 भाग का मान 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे यहाँ पर इस भाग का मान, ये लाल वाले का पूछा है, तो 6 पार्ट की वैल्यू 48, 1 का भाग 8, तो ये हमारा हो जाएगा 8 और ये भी हमारा हो जाएगा 8। 8 जमा 8 कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर आएगा। तो आंसर कितना आएगा, सी फॉर चाचा विधायक हैं हमारे। समझ गए? 6 पार्ट की वैल्यू 48, 1 पार्ट की वैल्यू 8, तो ये 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16। ये सारे 8 8 होंगे, सारे 8 8 होंगे। समझ गए यहाँ पे? बहुत शानदार। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर सवाल क्या बोला गया है। आसान क्वेश्चन है, टुच्चा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। देखिए बोला गया है त्रिभुज ABC AD इज मीडियन। ठीक है, देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC में इन ट्रायंगल ABC, अगर हम बात करते हैं ये हमारा ट्रायंगल ABC है। ठीक है, और इसमें क्या है, तो AD जो है यहाँ पर क्या है, माध्यिका है। ये AD इज मीडियन एंड P इज अ पॉइंट ऑन AD, इसी पर कहीं P नाम का एक पॉइंट छिपा हुआ है, इस तरीके से कि A से लेकर P तक और मेरे भाई P से लेकर D तक का जो अनुपात है 3:4 है। तो हमसे कहा गया है यहाँ BPD का जो एरिया है, इस पूरे एरिया को हमें कंपेयर करना है किसके साथ, पूरे एरिया को हमें AB के साथ कंपेयर करना है। याद करो वो दिन आज से 2000 साल पहले जब हम आपको पढ़ाए थे सिमिलैरिटी, समरूपता, और उसमें हम ऐसे सवालों को आपको करवाए थे। याद आ रहा है, जहाँ पर अंदर के क्षेत्रफल को हमें कंपेयर करना था बाहर वाले के साथ। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर ये कहा कि देखो इसे ज्वाइन करते हैं। ये साइड का रेशियो 3 और 4 का है, तो यहाँ क्षेत्रफल का भी रेशियो 3 और 4 का होगा। बताओ, क्योंकि जिस अनुपात में बेस होते हैं उसी अनुपात में एरिया होता है। तो आधे पार्ट का एरिया 7 यूनिट हो गया। तो चूंकि ये मीडियन है, क्या है, माध्यिका है, साफ तौर पर बोला गया है मीडियन है, तो मेरे भाई ये आधे पार्ट का क्षेत्रफल अगर 7 है तो बाकी याद का भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। अगर बेस 3 और 4 में, तो एरिया 3 और 4 में, आधे भाग का क्षेत्रफल 7, तो बाकी आधे का भी क्षेत्रफल 7। तो हमसे यहाँ पहले बोला गया है किसको लेने को, BPD लेने को, और उसके बाद बोला गया है ABC लेने को। तो बच्चा बच्चा भी BPD का एरिया बोलेगा 4 है और ABC यानी 7 और 7 14 है, जिसको अगर आप रेशियो में काटेंगे तो 2:7 आ जाएगा। करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर B फॉर बाहुबली। समझ गए? 4:7 नहीं देना है रोहन कुमार उत्तर, यही तो गलती कर दी आपने। आप लोग 4:7 क्यों दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर C आंसर क्यों दे रहे हैं, बताइए। आपको BPD का रेशियो बताना है ABC के साथ, तो आप लोग ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर B होगा ना आंसर, B फॉर भाभी जी घर पर हैं, ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग होल्ड पर रखेंगे 44 को, क्योंकि थोड़ा तगड़ा सवाल है। अभी बता देंगे तो बाकी सवाल आपके दिमाग में जाएगा नहीं, इसलिए 44 को होल्ड में रखेंगे। 50 में वापस जाने के बाद, 50 तक करने के बाद वापस 44 पे आएंगे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या बोला है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC। कहने का मतलब क्या है, यहाँ देखिए, तो D त्रिभुज ABC का मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ABC हमने बना लिया है। D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, D त्रिभुज ABC का मध्य बिंदु है, ABC का नहीं, D जो है ना त्रिभुज ABC में, D त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है। यानी यहाँ पर ये जो लाइन BC है ना, इसका मध्य बिंदु कौन है, D है। तो वहीं बोला गया है कि D त्रिभुज ABC में BC का मध्य बिंदु है, बिंदु E। ठीक है, AC पर इस प्रकार स्थित है, बिंदु E यहाँ पर कहाँ स्थित है, AC पर इस प्रकार स्थित है कि जो हमारा CE है ना, ये पूरे लंबाई का 1/3 है। साफ तौर पर बोला गया है कि CE इज 1/3 ऑफ AC, CE इज 1/3 ऑफ AC। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, अब हम बात करें कि जैसे मानो पूरा का पूरा AC को अगर हम मान लो 3 यूनिट मान लेते हैं, तो CE की वैल्यू 1/3 ऑफ 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बोलोगे हाँ सर।
हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, देखो जैसे CE जो है वो 1/3 है AC का, यानी ये जो C है ना मात्र 1/3 है, यानी अगर ये 1 है तो ये पूरा का पूरा कितना है, 3 है। जैसे हम आपके 1/3 हैं, कहने का मतलब अगर हम 1 हैं तो आप मेरा 3 गुना यानी 3 है। समझ गए मेरी बात को? तो अगर ये 1 है और ये पूरा 3 है तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद की बात है, BE एंड AD इंटरसेक्टेड D, ये जो B से लेकर E तक बनाया और A से लेकर D तक बनाया, तो जो हमारे B हो गया और जो हमारा AD हो गया, ये दोनों के दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, तो BE एंड AD इंटरसेक्टेड D, और ये D नहीं होगा, असल में यहाँ पर ये फर्जी बात दे रखा है, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं G पर। ठीक है, ये कहाँ पर है, तो G पर इंटरसेक्ट करते हैं। फिर AG से लेकर GD तक का हमें रेशियो बताना है, तो AG से लेकर GD तक का। याद करो सिमिलैरिटी वाला दिन जहाँ पर हमने बताया था आपको, याद आ रहा है, बताओ जल्दी से, याद आया नहीं आया, कि हमने आपको बहुत स्पष्ट लफ्ज़ों में ऐसे सवाल करवाए थे समरूपता के माध्यम से, जहाँ पर क्या होता था कि एक सीधी रेखा ऐसे खींच दिया जाता था, दूसरा ऐसे खींच दिया जाता था, इनके आपस के रेशियो दिए गए होते थे, और यहाँ AG और GD का आपस में रेशियो पूछा गया होता था। ठीक है, एक और बात ध्यान रखना, जी कोई सेंट्रोइड नहीं है कि 2 और 1 आंसर दे दोगे, कहीं पर भी कोई सेंट्रोइड नहीं दिया गया, इसीलिए ऑप्शन में 2 और 1 नहीं है। तो अब आप क्या बोलोगे, तो अब बोलोगे सर देखो बात ऐसी है यहाँ पर कि सिमिलैरिटी में हमने पढ़ा था और हमने वहां पर ये पढ़ा था कि देखो हम इसके पैरेलल क्या करते हैं, तो हम इसके पैरेलल यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं। खींचेंगे यहाँ पर एक लाइन, बताओ खींचेंगे नहीं खींचेंगे, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, D जो है हमारा मिड पॉइंट है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारा D मिड पॉइंट है। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे कहा देखो D मिड पॉइंट है, ये हमारी एक रेखा जा रही है, इसी के पैरेलल एक और आप रेखा खींच दीजिए, खींच दीजिए मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात, तो बोलेंगे नहीं सर। तो अगर हमारा D जो है मिड पॉइंट है तो पक्का ये भी मिड पॉइंट होगा, होगा कि नहीं होगा, तो बोलोगे हाँ सर होगा। तो देखो ये पूरी की लंबाई कितनी है, 1 है, अगर इस पूरे की लंबाई मेरे भाई 1 है तो हम बोलेंगे सर देखो ये मिड पॉइंट हो गया अब, तो यानी ये 0.5 हो जाएगा और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी। समझ गए मेरी बात को या नहीं समझे? D जो है वो हमारा मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से कोई लाइन हम खींचते हैं, तो सिमिलैरिटी में हमने पढ़ा है कि अगर हम इसके कोई पैरेलल लाइन, देखो एक लाइन के दूसरा पैरेलल है और अगर एक मिड पॉइंट है तो दूसरे को भी मिड पॉइंट होना मांगता है, यानी इस एक को हमने आधे और आधे में बांट दिया। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में आ जाओ जिसके तरफ मैं आपकी नज़र ले चल रहा हूँ, और वो मेरे भाई ये वाला ट्रायंगल है। इस वाले ट्रायंगल में अगर आप गौर से देखोगे तो ये वाली रेखा आपके इस वाले रेखा के समानांतर है। ठीक है, ये हमारा 2 और ये 0.5 के अनुपात में है, तो ये भी हमारा 2 और ये भी हमारा 0.5 होगा। तो हम यहाँ बोलेंगे AG अपॉन GD, AG अपॉन GD बराबर हो जाएगा 2 और बट्टे में 0.5 के, 0.5 का दशमलव हटा दो, 5 से काटोगे 2 बार में, तो आंसर कितना आएगा, 4:1। ऑप्शन नंबर B फॉर बाहुबली। समझ गए? कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। ये सारा हमने आपको पढ़ा रखा है ना सिमिलैरिटी में, सारी बातें हमने आपको समरूपता में पढ़ा रखी है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसान है, बस यहाँ पर क्या करना था, एक यहाँ कंस्ट्रक्शन करना था। ठीक, ये मिड पॉइंट है तो इसको भी बना देगा, यानी 0.5 के रेशियो में आ जाएंगे। फिर उसके बाद अगर ये 2 और 0.5 में है तो ये भी 2 और 0.5 में हो जाएगा, आंसर सीधा। नेक्स्ट पढ़े, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। CHSL का क्वेश्चन है, कहा गया यहाँ पर देखिए M इज सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC विद सर्कम रेडियस दे रखा है। देखो M त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, तो जैसे ये हमारा ABC हो गया त्रिभुज हमारा, M नाम का कहीं पर इसके अंदर क्या है, तो परिकेंद्र है। ठीक है, सर्कम सेंटर है मेरे भाई, जिसकी परित्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। यानी अगर मान लो यहाँ पर M जो है वो हमारा सर्कम सेंटर है, तो M इज सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC विद सर्कम रेडियस 15। सर्कम रेडियस क्या होता है, यहाँ से यहाँ की लेंथ, या यहाँ से यहाँ की लेंथ, या यहाँ से यहाँ की लेंथ, मतलब वो वैल्यू कितनी है हमारी, तो हम बोलेंगे सर MA हो गया, चाहे MC हो गया, चाहे MB हो गया, सबकी लंबाई 15 है। ठीक है, फिर उसके बाद कहा गया है BC की लंबाई को आप मान लीजिए, और कितना मान लीजिए, 24 मान लीजिए, और ऐसे मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर ML जो है आपका, ML इज परपेंडिकुलर टू BC, ML जो है हमारा परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BC के ऊपर। ये पूरा लंबाई कितना है, तो 24 है मेरे भाई।
ठीक है, तो हमें बोला गया है देन द लेंथ ऑफ एम एल इज, ये एम एल जो है ससुरा इसकी लंबाई कितनी है। हमने कहा यार ये भी कोई क्वेश्चन है, बताओ, आप ही बताओ, ये भी कोई सवाल है। पहली बात मुझसे ये बताओ कि ये जो सरकम सेंटर बनता है ये किसके यहाँ पर एक तरीके से किसके कारण बनता है। तो बोलोगे सर जहाँ पर सारे के सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, जहाँ पर सारे के सारे लंब द्विभाजक बाइसेक्ट करते हैं, मिलते हैं ना, तो वहाँ बनता है। यानी अगर ये सरकम सेंटर है तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यानी ये इस भुजा को बराबर बराबर भागों में बांट रहा होगा। यानी अगर ये 24 है तो ये 12 होगा, तो ये भी हमारा कितना होगा, 12 होगा। एम सी यानी सरकम रेडियस की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, तो एम सी की वैल्यू देखोगे सवाल में, तो एम सी की वैल्यू 15 दे रखी है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एम एल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब मेरे भाई बताओ एम एल की वैल्यू हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बताओ। पाइथागोरस के नियम के हिसाब से ये निकल सकता है। सीधा बोलोगे सर देखो 9 12 15 का यहाँ पर ट्रिपलेट बनता है तो आंसर 9 आएगा। बाकी फिर भी सॉल्व करना है तो आप ऐसा कह सकते हो कि सर ट्रायंगल एम एल सी में, किसमें, ट्रायंगल एम एल सी में हमारा एम एल का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा एल सी का स्क्वायर, ठीक, बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारे एम सी के स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पर एम एल का स्क्वायर नहीं पता, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एल सी का स्क्वायर देखो, एल सी हमारा 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 144 हो जाएगा, और एम सी का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक है, तो एम एल का स्क्वायर मेरे भाई कितना आएगा, तो जब आप इसमें से घटाएंगे तो 81 आ जाएगा, और रूट निकालेंगे तो एम एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं आई हमें। हमने यहाँ पर मात्र इस बात का ध्यान रखा कि सरकम रेडियस दिया गया है, परित्रिज्या दिया गया है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 15। और चूंकि ये सरकम सेंटर है और यहाँ से एक एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर डाला गया है, तो इसका मतलब दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ये 15 है और ये 12 है, तो इसकी वैल्यू कितनी निकाल लेंगे, 9 निकाल लेंगे। आ जाइए, तो 46 सवाल समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 47 क्या कहा गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 47, द एल्टीट्यूड एडी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा ट्रायंगल क्या है मेरे भाई, ए बी सी है। तो बोला गया द एल्टीट्यूड ए बी, देखो एक त्रिभुज ए बी सी में, एक त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, का शीर्ष लंब ए डी, द एल्टीट्यूड ए डी, यानी इसका जो एल्टीट्यूड ए डी है मेरे भाई, द एल्टीट्यूड ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इज 9, इसका जो लंबाई है यानी जो लंब है वो कितना है, तो 9 सेंटीमीटर है। ए बी की लंबाई 6√3 है। अगर हम बात करते हैं इस ए बी की लंबाई, तो ए बी की लंबाई कितनी है, 6√3 है। सी डी की लंबाई हमारी कितनी है, तो ये सी डी की लंबाई हमारा दे रखा है 3√3 मेरे भाई दे रखा है। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एंगल ए का मेजरमेंट कितना होगा। ठीक है,
कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? तो क्वेश्चन में हमारा 6√3 ये दिया गया है, इसकी वैल्यू हमारी 9 है और ये वैल्यू हमारी 3√3 है। हमसे किसके बारे में पूछा गया? एंगल ए के बारे में पूछा गया। हमने कहा सर हम एंगल, दिव्यांशु मेरे भाई आप तब से कमेंट कर रहे हैं यार, मतलब आप अपना नंबर भेज दीजिए, फिर नंबर भेज दीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो बोला गया है द एल्टीट्यूड एडी ऑफ ए ट्रायंगल ABC, AD का मान कितना दे रखा है? तो 9 दे रखा है। AB का मान कितना है? 6√3 है। CD का मान 3√3 है। तो हमसे एंगल A का मान पूछा गया। सोचिए जरा यहाँ पर एंगल A का मान कितना होगा, बताइए। सोचा आप लोगों ने? बहुत आसान है, देखो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बना है, ये वैल्यू आपकी 9 है और ये वैल्यू 3√3 है। तो इसका हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, यानी ये कर्ण कैसे निकलेगा? तो आप बोलेंगे सर देखिए ये बहुत आसान काम है, कैसे? तो आप देखिए यहाँ पर बोलेंगे सर रूट अंडर कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो रूट अंडर हो जाएगा आपका, या उसको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ दो भुजाओं को देखो। असल में लग रहा है कि ये बहुत बड़ी वैल्यू है, बट बिल्कुल भी नहीं, टुच्चे वैल्यूज़ हैं। आप इनको थोड़ा साइड में लेकर आओ, थोड़ा साइड में लेकर आओगे तो बोलोगे सर ये हमारा 9 है और ये हमारा 3√3 है। इन दोनों का बस आप रेशियो देखो, 3 इसको कितनी बार में काटेगा? 3 बार में। उसके बाद ये 3 है और ये √3 है, इसको और काटा जा सकता है। √3 से काटेंगे तो 1 बार में, और √3 से काटेंगे तो मेरे भाई √3 बार में। यानी ये वैल्यू आपकी आ जाएगी √3 और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। असल में हमने क्या किया, तो हमने यहाँ पर जो है छोटा सा काम किया, अभी आपको थोड़ा शायद कम समझ में आए। हमने इसको मान लिया थीटा, और हमें परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो हमने कहा कि tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है? tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, आप ऐसे भी कह सकते हो 9/3√3, ठीक है। और ये इसको कितनी बार में काटेगा? तो ये इसको √3 बार में काटेगा मेरे भाई। तो tan थीटा की वैल्यू √3 आ गई, tan थीटा की वैल्यू √3 आ गई। इसका मतलब यहाँ पर थीटा का मान कितना है? तो थीटा का मान मेरे भाई 60 डिग्री है। थीटा का मान कितना है? तो थीटा का मान हमारा 60 डिग्री है। अब यहाँ पर थीटा का मान अगर 60 डिग्री है तो इससे हमारा ये जाहिर होता है कि ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 60 डिग्री, और ये हमारी कितनी हो गई? 90। तो ये 90 है और ये 60 है, इसका मतलब ये वाला वैल्यू कितना है? तो ये वाला वैल्यू हमारा 30 है, ठीक है। अब जैसे अगर आप यहाँ देखोगे ना, आगे चल के सॉल्व करोगे तो हमें जो है किसकी वैल्यू निकालनी है? एंगल ए की वैल्यू निकालनी है। अब आपको यहाँ पर बोलोगे कि सर ठीक है हमें इसका मान समझ में आ गया, पूरा हमें एंगल ए चाहिए, तो पूरा कैसे करना पड़ेगा? थोड़ा सा अगर आप एक कदम आगे और बढ़ाओगे तो थोड़ा ये सवाल कॉम्प्लिकेट हो जाता है। कैसे? तो आप यहाँ पर इसके हाइपोटेनस को ऐसे जोड़ो, जब आप इसको जोड़ोगे तो इसके हाइपोटेनस की वैल्यू निकालो, आपको कुछ मज़े की बात आएगी समझ में। अभी मैं बोलूँगा तो आपको लगेगा कि सर ने रट के बताया है, बट नहीं। यहाँ पर जब आप हाइपोटेनस निकालोगे तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 81, और उसके बाद 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 3 3 9 3 27 हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। जिसको अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। और इस 108 में ये 12 × 9 से बना है। किससे बना है? तो 12 × 9 से बना है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं सर 36 × 3, और 36 का रूट करोगे तो 6√3 आएगा। तो आपको पता चलेगा अच्छा ये भी 6√3 है, ये भी 6√3 है। इसका मतलब हमारा ट्रायंगल कैसा है? तो हमारा ट्रायंगल आइसोस्केलेस है। ट्रायंगल हमारा कैसा है मुन्ना? आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, तो अगर हमारा ये वाला वैल्यू 60 है तो आप ऐसे कह सकते हो सर ये वाला वैल्यू 60 होगा, और अगर ये 60 है और ये 60 है तो ये भी पूरा 60 होगा। आप सीधा ऐसे लपेट सकते थे, ठीक है, आप सीधा ऐसे आंसर दे सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। आप इसको और शॉर्ट में करना चाहते हो तो थोड़ा हम आसान भाषा में दोबारा से और शॉर्ट में बता देते हैं कि और शॉर्ट में आप कैसे कर सकते थे। आप इन सब चीज़ों को मिटाओ, ये सब क्या tan 1 निकाला सबको मिटा दो, आप यहाँ से सब कुछ मिटा दो। आप अपने सवाल के अनुसार चलो। सवाल में कहा गया है कि ये इसके ऊपर लंब है, इसकी वैल्यू 9 है, इसकी वैल्यू 3√3 है। मैंने कहा मात्र tan थीटा लगाओ। इसको मान लो कि ये कितना है आपका? ये 3√3 है। इसको मान लो कि ये थीटा है, ठीक है। दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ मैंने क्या किया यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले कहा tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है? तो tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
यानी 9/3√3 होती है मेरे भाई। ये इसको कितनी बार में काटेगा, √3 बार में। तो यहाँ से पता चल जाएगा थीटा का मान कितना है, तो 60 डिग्री है। यहाँ से मान पता चल जाएगा कितना है मेरे भाई, तो 60 डिग्री है। अब अगर मान लो कि ये थीटा का मान हमारा 60 डिग्री है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, डेफिनेटली है, कोई दिक्कत नहीं है। ये थीटा का मान कितना है, तो 60 डिग्री है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो तो आप इसके हाइपोटेनस को कैलकुलेट करो। ये हाइपोटेनस, इससे कुछ तो कुछ लिंक निकलेगा, कुछ ना कुछ तो लिंक जरूरी निकलेगा। तो आप बोलेंगे सर इसको हम कैलकुलेट करते हैं हाइपोटेनस को। पहले हमने थीटा का मान निकाला, अब थीटा का मान निकाला तो उसके बाद हाइपोटेनस निकालते हैं। हाइपोटेनस हम कैसे निकालते हैं, अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा नहीं है, नहीं तो साफ तौर पे ये बोलते हैं हम कि देखो इसके सामने √3 होता है, इसके सामने 1 होता है और ये 2 होता है, इसी का दोगुना आ जाता। क्योंकि देखो राइट एंगल ट्रायंगल जब आप पढ़ोगे ना मेरे भाई, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जब आप पढ़ोगे आगे चल के 90 क्या बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया या फिर ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो आपको पता चलेगा 60 के सामने √3 होता है, ठीक है, 60 का बेस 1 होता है और ये वैल्यू हमारी 2 होती है। ये बहुत शानदार तरीके से आपको पता चल जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा और क्या देखा कि यहाँ पर इसका ये √3 गुना है और इसका ये √3 गुना है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। तो मेरे भाई एक की वैल्यू कितनी है, 3√3, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6√3 हो जाएगा बस। और नहीं तो पाइथागोरस लगा के निकालना चाहते हो तो ये निकाल लो, ठीक है। अब आपने यहाँ देखा कि ये भी 6√3 है और ये भी 6√3 है, यानी ये दोनों बराबर है। दोनों बराबर है तो इनके एंगल भी बराबर होंगे। तो अगर ये 60 है और ये 60 है तो मेरे भाई ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो मात्र हमने इसके अंदर 2 काम किया है, 2 स्टेप मेरे भाई यहाँ पर हमने किया है। क्लास स्टॉप हो गई, क्लास कैसे स्टॉप हो सकती है यार, क्लास स्टॉप नहीं हुई है, रिफ्रेश कर लीजिए एक बार आप लोग, क्लास तो चल ही रही है। क्लास चल रही है मेरे भाई। देखिए एक बार क्लास चल रही है, क्लियर है सब कुछ। तो समझ गए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, तो सबसे पहले हमने इस एंगल का पता लगाया। और एंगल का पता हमने कैसे लगाया मेरे भाई, तो एंगल का पता हमने रेशियो के माध्यम से पता किया। एंगल कितना डिग्री आ गया, तो 60 डिग्री आ गया। अब अगर ये एंगल 60 डिग्री हमारा आ गया है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर हम पता करेंगे हाइपोटेनस। ये 6√3 आ गया, दोनों बराबर हैं, दोनों के कोण बराबर होंगे और ये कोण बराबर होंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। अब वीडियो क्लियर हो गया, अब तो नहीं अटक रहा है ना, चलिए ऑल ओके है, बहुत अच्छे। आगे की बात हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला गया है। अब क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए, त्रिभुज ABC में C का मान 90 डिग्री है। तो यहाँ बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC एंगल C की वैल्यू हमारी कितनी है, तो C की वैल्यू हमारी 90 डिग्री है। उसके बाद Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, मान लीजिए हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है। Q हमारा इसका क्या है, तो मध्य बिंदु है, ठीक है। AB का मान हमारा कितना दे रखा है, तो AB का मान हमारा 10 दे रखा है। AC का मान हमारा कितना दे रखा है, तो हम बोलेंगे सर 2√10 दे रखा है, ठीक है। तो हमसे यहाँ पर AQ का मान पूछा गया कि ये AQ का मान बताओ, AQ का मान कितना होगा। मतलब यार ये बताओ, ये भी कोई पूछने वाला सवाल है कि AQ का मान कितना होगा। यार इसको हम आसानी से उड़ा सकते हैं, आप बताइए कैसे। ये हमारा Q मेरे भाई क्या है, तो बोलेंगे सर Q आपका मिड पॉइंट है, ठीक है। अभी फिलहाल कुछ देर के लिए जो है आप इस वाले लाइन को भूल जाइए कि हाँ ये भी नाम का कोई लाइन है। तो आपको क्या नज़र आएगा, ये आपका हाइपोटेनस है और ये आपका बेस है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक, कि हाइपोटेनस और ये क्या है, बेस है। इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाइए तो आपको पूरा BC का मान मिल जाएगा। तो BC की वैल्यू आपकी कितनी आने वाली है, अगर हम यहीं पर बात करें तो BC का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा √अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर
10 का स्क्वायर 100 माइनस इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 10 का स्क्वायर 10, तो 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ 100 में से 40 गया तो कितना हो जाएगा 60। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 60 को, तो 60 को हम लिखते कैसे हैं 15 इंटू 4। 60 को हम कैसे लिखते हैं मेरे भाई, तो बोलोगे सर 15 इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 60 को अगर हम लिखेंगे 15 इंटू 4 में, तो 4 का रूट 2 आ जाएगा और 15 ऐसे ही रहेगा, तो हम इसे कह सकते हैं 2 रूट 15। कितना कह सकते हैं 2 रूट 15। अब ये पूरा का पूरा कितना है 2 रूट 15 है, पूरा का पूरा कितना है मेरे भाई 2 रूट 15 है, ठीक है। और उस केस में हम बोलेंगे कि ये हमारा देखो मिड पॉइंट है, क्यों हमारा मिड पॉइंट है, तो ये 2 रूट 15 और रूट 15 में मेरे भाई बढ़ जाएगा। जैसे 2 रुपये हैं तो 2 रुपये को 1 और 1 में बांट लेंगे, तो 2 रूट 15 है तो 1 रूट 15 और 1 रूट 15 हमारा आ जाएगा। अब जरा मुझे यहाँ बताया जाए, आप ही लोग मुझे यहाँ बताओ कि ये हमारा रूट 15 आ चुका, ये हमारा रूट 15 आ चुका। अब हमें यहाँ ए क्यू की वैल्यू बतानी है, तो मुझे भी पता है ए क्यू यानी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और रूट 15 का स्क्वायर 15 और इसका स्क्वायर 2 दूनी 4 इंटू 10 40। तो 40 और 15 कितना हो जाएगा रूट 55 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो हमारा सही उत्तर आएगा। सर किस किस केस में लंब रेखा को बराबर बराबर पार्ट में बांटता है। देखो जनरली हमारा एक तरीके से बात करें तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज होता है ना, तो उस समद्विबाहु त्रिभुज में जो उसका लंब होता है वो आपके बेस को यानी आधार को बराबर बराबर रेखा में बांटता है। सर मुझे अब मैथ्स आने लगा है, थोड़ा थोड़ा एडवांस मैथ्स। चलिए संदीप जी बहुत शानदार। देखो धीरे धीरे प्यार हो जाएगा, जब पढ़ना शुरू करोगे ना भाई तो ऑटोमेटिक चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी, ठीक है। आप पढ़िए तो सही बढ़िया तरीके से, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्या बोला गया है। ABC में कोण A का मान 135 दिया है, AC का मान दिया है, AB का मान दिया है, और E और F जो है हमारे AC और AB के मिड पॉइंट है, तो EF का मान क्या है। बहुत ही आसान सवाल है, टुच्चा सवाल है। क्या बोला गया है, देखो यहाँ पर त्रिभुज ABC में अगर हम बात करते हैं, ये हमारा त्रिभुज A हो गया, B हो गया, C हो गया। ABC में कोण A का मान हमारा कितना है, तो कोण A का मान हमारा 135 है, ठीक है। AC का मान, ये हमारा जो AC है AC का मान कितना है, तो AC का मान हमारा 5 रूट 2 है। AB का मान हमारा कितना है, तो AB का मान हमारा 7 है। E और F क्रमशः AC और AB के मध्य बिंदु हैं, ठीक है। E और F यानी AC का मध्य बिंदु कौन है मेरे भाई, तो हम बात करेंगे तो सर इसका मध्य बिंदु हमारा E है, ठीक है। और F जो है वो हमारा किसका मध्य बिंदु है, तो AB का मध्य बिंदु है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है, तो हमसे बोला गया यहाँ पर EF की लंबाई बताइए कि ये जो EF होगा ना, ये हमारा जो EF होगा, ये EF की लंबाई बताओ। मतलब यार ये क्वेश्चन इतना प्यारा क्वेश्चन मुझे लगा, ठीक है। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बट इतना ज़रूर है कि हाँ आप यहाँ से चीज़ों को थोड़ा सा समझ पाएंगे कि हाँ मिड पॉइंट कैसे निकालना है। समझ गए मेरी बात को, तो कैसे करेंगे, मैं थोड़ा सा आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोग इसको कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर आपको पता है कि इस रेखा का मिड पॉइंट मेरे भाई ये है और इस रेखा का मिड पॉइंट हमारा ये है, तो यानी ये वाली रेखा जो होगी इसकी पैरेलल होगी, ठीक है, और साथ में इसकी आधी होगी। सिमिलैरिटी में बताए थे, याद करो वो दिन आज से 2000 साल पहले जब पढ़ाए थे समरूपता, तो समरूपता में हम क्या बोले थे कि अगर इस रेखा के मिड पॉइंट ये है और इस रेखा के मिड पॉइंट ये है, तो ये वाली रेखा पक्का BC का क्या होगा, आधा। यानी अगर हमें EF का मान बताना है तो हमें पहले BC निकालना पड़ेगा और BC का हमें आधा करना पड़ेगा। अब उसके बाद बात आ जाती है यहाँ पर कि BC कैसे निकालोगे, तो याद करो कॉस थीटा पढ़ाए थे, कुछ याद आ रहा है। और कॉस थीटा का नियम क्या सिखाए थे कि जब भी दो भुजाएं दी गई हों और उनके बीच का कोण दिया गया हो, ठीक है, और तीसरी भुजा निकालनी हो तो किसका प्रयोग करना, कॉस थीटा का। तो बस मेरे भाई यहाँ कॉस थीटा का प्रयोग करना है। तो बोलेंगे सर देखिए कॉस ऑफ 135 डिग्री, याद करो कॉस ऑफ 135 डिग्री बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा ये 135 जिससे जुड़ा है, यानी यहाँ 7 से जुड़ा है तो 7 का स्क्वायर प्लस मेरे भाई 5 रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस हो जाएगा कौन, तो माइनस हो जाएगा BC जो इसके सामने है, तो BC का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7 इंटू 5 रूट 2। ये हमारा हो जाएगा कि कॉस का 135 बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 5 रूट 2 का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7 इंटू 5 रूट 2, ठीक है। अब कॉस 135 किसके बराबर होता है,
अभी आपने नहीं पढ़ा है, आगे चल के पढ़ोगे तो cos 135 का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे सर cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा सर, cos 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा माइनस साइन 45, माइनस साइन 45 का मतलब हो जाएगा -1/√2। अभी आपने नहीं पढ़ा है, जब ट्रिगो पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा cos 135 का मान कितना होता है, -1/√2 होता है। तो cos 135 का मान -1/√2 हमने लिख दिया। ठीक है, 7 का स्क्वायर हमारा 49 आ चुका है, 5√2 का स्क्वायर यानी 5 × 5 25, 25 × 2 हमारा 50 आ चुका है, माइनस हमारा हो गया है यहाँ BC का स्क्वायर, डिवाइड करेंगे तो यहाँ बोलेंगे सर 2 × 7 × 5√2। ठीक है, अब यहाँ देखो तो √2 से आपका √2 खत्म हो गया, 7 × 5 35, 35 × 2 70, 70 को -1 से गुना करेंगे तो -70 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 50 और 40 कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 99, माइनस हो जाएगा हमारे BC के स्क्वायर के। ये BC के स्क्वायर को अगर हम इधर लेकर आएंगे और ये 70 को हम उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा हमारा 169। इसके बाद अगर हम मान लीजिए दोनों साइड रूट लगाते हैं तो BC का रूट हमारा BC हो जाएगा, 169 का रूट हमारा 13 हो जाएगा। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। अब अगर BC का मान अगर 13 है तो मैंने अभी क्या कहा, इसका आधा EF होगा, तो जो हमारा EF हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 13 का आधा यानी 6.5 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है। ये तो सारी बातें जनाब हमने आपको पढ़ा रखी है, एक एक बात, हर एक पॉइंट हमने आपको बता रखा है कि कैसे जब दो साइड एक एंगल दिया गया होता तो तीसरा निकालते हैं cos थीटा से। तो दो साइड एक एंगल दिया गया था, तीसरा cos थीटा से निकाल लिया और उसका आधा कर दिया तो हमारा EF का मान आ गया। प्रीवियस ईयर के सारे टाइप्स आप लोगों के लिए कवर अप हो रहा है, प्री लेवल, मेंस लेवल, हर एक क्वेश्चन देखो, मेंस का हर एक सवाल आप लोगों के लिए कवर अप हो रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो वही वाला क्वेश्चन है जो अभी हमने कुछ देर पहले कराया था, ये रिपीट है। द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज 9, AB की वैल्यू CD की वैल्यू है, मेजर ऑफ एंगल है, अभी आया था 60 डिग्री, वही वाला सवाल है आपका, ये रिपीट है मेरे भाई। ठीक है, अब आ जाओ सबसे लास्ट कह रहा हूँ, सबसे खतरनाक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। और क्वेश्चन नंबर 44 को बनाने के लिए आपको मैं दे रहा हूँ थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम। 44 को बताने के बाद आप लोगों के जिन जिन सवालों में डाउट होंगे वो सवाल आप बोलिएगा, हम वो सवाल करवा देंगे। तब तक मुझे 44 का आंसर बताइए, 44 का आंसर कितना है, और तब तक थोड़ा मैं पानी पी लूँ भाई, बताइए चलिए। बताइए बताइए, आंसर बताइए आप लोग। हो गया, बन गया आप लोगों का।
बताइए बन गया? चलिए, हाँ अनुराग कुशवाहा बिल्कुल बता देंगे 5, 6 और 19 भाई। पहले जो हम कह रहे हैं आप इसको बनाइए, ठीक है, फिर बाकी आराम से 5, 6 और 19 भी बता देंगे। तसल्ली रखिए, सब्र रखिए, ठीक है। ये देखिए सवाल, आपको कहा गया डी ई एफ एन, फिर अभी ये नहीं सीखोगे ना तो बाद में ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो बोला गया है एक त्रिभुज आपका ए बी सी है, समझना मेरी बात को, कि एक आपका त्रिभुज यहाँ पर क्या है तो ए हो गया, नेक्स्ट पॉइंट आपका बी हो गया और फिर सी हो गया। इसके में एक त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष ए बी और सी से क्रमशः डी और एफ के लंब के पादे, कहने का मतलब डी ई एन एफ आर फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस ए बी सी, यानी यहाँ से एक एल्टीट्यूड बनाया गया है जिसकी लंबाई क्या है तो इसको हम बोलेंगे सर ये हमारा डी है। फिर यहाँ से एक बनाया गया है जो हमारा ई है और यहाँ से एक बनाया गया है जो हमारा एफ है, ठीक है। तो डी ई एंड एफ आर फीट ऑफ परपेंडिकुलर, ये हमारे क्या हैं तो ये हमारे परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या बोला गया है, फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस इतना, और फिर ट्रायंगल इफ एंगल बी ई डी एंड एंगल बी एफ ई, बोला गया इफ एंगल बी ई एंड डी, जो एंगल बना रहे हैं बस उसी पर फोकस करिएगा, ये वाला इफ एंगल बी ई एंड डी, यानी बी ई डी का मान कितना है तो ये वाला मान मात्र हमारा कितना है तो 24 डिग्री है। और उसके बाद यहाँ पर बी एफ और ई यानी ये वाला एंगल, ठीक है, लाल वाला एंगल, ये बी एफ ई ये वाला वैल्यू कितना है तो ये वाला जो बी एफ ई है हमारा, ठीक है, ये देखते हैं ये बी एफ ई का मान हमारा कितना है तो बी एफ ई का मान हमारा पूरा का पूरा 110 है, ये पूरा का पूरा 110 है, तो ये 90 है तो यानी ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा भाई, ठीक है। ये पूरा का पूरा 110 है तो ये 90 है तो 20 हो जाएगा। तो हमसे बोला गया है व्हाट इज द मेजर ऑफ ई बी एफ, व्हाट इज द मेजर ऑफ ई बी और एफ। अब असल में ये सवाल जो है, ठीक है, दिव्यांशु आपका नंबर आ गया है, परेशान मत हो, मैं कॉल कर लूँगा। अब असल में मेरे भाई ये जो सवाल है ना ये कतई एकदम सर्कल का क्वेश्चन है और पूरे शीट में सबसे खतरनाक यही सवाल है। जैसे मैंने यहाँ पर ये देखा ना, देखो जब मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखी और वो मैंने क्या देखा, जैसे मैंने यहाँ पर ये देखा कि कुछ इस प्रकार का मेरा एंगल बन गया है, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा है ना सर्कल की एक बड़ी प्यारी सी प्रॉपर्टी याद आ गई, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। वृत्त जब आप आगे चल के पढ़ोगे ना तो वृत्त में प्रॉपर्टी होते हैं कि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो यहाँ पर उसी को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो ये वाला कोण हमारा 90 है और साथ में ये वाला भी कोण 90 है, और इसको अगर हम मान लीजिए कि यहाँ क्या मानते हैं डायमीटर मानते हैं, तो सर्कल का नियम होता है कि सेमी सर्कल में जो हमारा एंगल बनता है वो कितना बनता है मेरे भाई, तो सेमी सर्कल में देखो अगर हम इसको मान के एक सर्कल बना लेते हैं, ये पूरा का पूरा एक सर्कल हो जाएगा, तो कई सारी प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर देगा। बोलेगा कि देखो ये सर्कल का तुम्हारा क्या है तो ये सर्कल का तुम्हारा डायमीटर है, क्या है मेरे भाई तो ये सर्कल का तुम्हारा डायमीटर है। अब सर्कल की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, मात्र एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर कल के दिन आप कोई सर्कल बनाते हैं और उसके अंदर क्या है तो जैसे मानो कोई एक कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड अगर मान लो यहाँ पर थीटा का एंगल बनाएगी ना, तो फिर यही वाली कॉर्ड कहीं पर भी थीटा का, यहाँ भी थीटा का बना सकती है, ऐसे भी थीटा का एंगल बना सकती है। तो एक कॉर्ड पूरे सर्कल में हर जगह बराबर कोण बनाएगी। तो उसी तरीके से हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारा मेरे भाई एक तरीके से क्या है तो ये हमारा जो डायमीटर है, तो ये वाला जो डायमीटर है दोस्त यहाँ पे अगर गौर से देखोगे तो ये वाला डायमीटर एक तरीके से ये डायमीटर हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं कॉर्ड को लेकर, तो आप जरा ये EC नाम का कॉर्ड देखो, ये EC जो है यहाँ पर कितने का कोण बना रहा है, तो ये EC हमारा 20 डिग्री का कोण बना रहा है। तो वापस से यही EC हमारा कितने का बनाएगा, तो यहाँ पर भी हमारा 20 का ही बनाएगा, सेम सेगमेंट होने के कारण। अगर ये 20 है तो ये भी हमारा कितना होगा, 20 हो जाएगा मेरे भाई, समझ गए। अगर ये वाला एंगल 20 है तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद हमसे आगे क्या बोला गया है, तो हमसे एंगल ई बी और एफ यानी ये वाला एंगल पूछा है, हम बताएंगे वो वाला एंगल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब समझो मुझे यहाँ पर एक चीज़ ये दिख रहा है कि ये 24 डिग्री है,
ठीक। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है मुझे थोड़ा सा सेम सेगमेंट की प्रॉपर्टी लगानी है। मैंने कहा ये भी हमारा एंगल 90 डिग्री है, ठीक। और हमारा ये भी देखो, ये वाला भी एंगल 90 है, ये वाला भी एंगल 90 है। तो आगे चल के हमने एक और सर्कल बनाने की कोशिश की, तो वो सर्कल हमारा कौन सा बनेगा? आगे चल के अगर हम यहाँ से बनाएंगे तो एक और सर्कल हम यहाँ बना सकते हैं ऊपर जाके, जो थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से। देखिए ई से लेकर यहाँ तक आप ज्वाइन करिए बी तक, और यहाँ से वापस आप लेकर जाइए कहाँ से, ठीक है। आप यहाँ पर ई से देखिए बनेगा आराम से। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा? हमने कहा कि देखो ये आपका सेमी सर्कल हो गया, मतलब आपको किसको डायमीटर मानना पड़ेगा? ए बी को डायमीटर मानना पड़ेगा। और फिर यहाँ से जाएगा डी ई ए और ए से, ये पूरा का पूरा आपका दूसरा सेमी सर्कल होगा। एकदम दिमाग की बैंड बजाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर कहा कि सर इसके अंदर गौर से देखिए, ये वाला पार्ट ये हमारा कॉर्ड है, और ये कॉर्ड यहाँ पर कितने का कोण बना रहा है? 24 का। तो यही वाला कॉर्ड यहाँ पर भी कितने का कोण बनाएगा? तो यहाँ 24 का बन रहा है, तो यहाँ भी हमारा 24 का बनेगा। तो फाइनली हमारा ए बी और डी में ये हमारा 90 है, तो ये हमारा 90 आ चुका है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये हमारा कोण 90 डिग्री है, ये कोण हमारा 20 है, ये हमारा 24 है, इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो चारों कोणों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 180। तो ये हमारा कोण कितना है? 24 है। उसके बाद ये कोण हमारा कितना है? थीटा है। ये कोण हमारा कितना है? 20 है। ये हमारा कोण कितना है? 90 है। बराबर हो जाएगा किसके? तो 180 के। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 20 110, 110 और 24, 11 2 कितना हो जाएगा? 9 2 11, 11 2 23, ठीक है। तो 134 हो जाएगा। तो बोलेंगे सर 123 हो जाएगा। 9 2 11, 11 2 23, 134 हो जाएगा। तो यहाँ थीटा का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? तो 46 डिग्री आ जाएगा भाई। थीटा का मान कितना आ जाएगा? 46 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। हाँ, प्रिंस कुमार कहते हैं, और ये सभी बच्चों को कन्फ्यूजन है कि ये 20 डिग्री कैसे आया। बिल्कुल हम आप लोगों के कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। सवाल में यहाँ पर 110 डिग्री दिया गया था, ये देखिए 110, और किसके बारे में? BFE के बारे में। तो ये जो B F और E है ये पूरा का पूरा 110 है, तो उस 110 में ये हमारा 90 है, तो ये हमारा 20 हो गया मेरे भाई। इस आधार पर ये हमारा बना है, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा ये 24 है, तो ये हमारा 24 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 20 है, तो ये हमारा 20 हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। 24 है तो 24 हो जाएगा, 20 है तो 20 हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में देखो 24 90 20 थीटा सब मिलकर 180 बनाएंगे। थीटा का मान हमारा 46 आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो अब नेक्स्ट बता दो। अनुराग कुशवाहा, आप यहाँ पर जो अपने सवाल बोल रहे थे, पहले मुझे तो एक सवाल याद है यहाँ पे, बताते चलो अब आप अपने सवाल। आसान आसान क्वेश्चन है, बट फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो बताते चलो कि आपको कौन कौन से सवाल में डाउट है। 3 सवाल आप तब से कह रहे थे, बताओ, बनाओ जल्दी से। 6 नंबर और 19 नंबर में सबसे पहली बात, बच्चों को 6 नंबर में दिक्कत आ रही है। 6 नंबर सवाल को देखिए क्या दिक्कत आ रही है, देखते हैं। कहा गया इन ट्रायंगल ABC, सबसे पहली बात यहाँ हमने ट्रायंगल बना लिया, और ट्रायंगल का नाम हमने क्या दिया कि इन ट्रायंगल AB और C यहाँ पे, ठीक है। AD, इन ट्रायंगल ABC AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये जो हमारा AD है ये एंगल A का हमारा समद्विभाजक है। AB का मान हमारा कितना है? तो 5 है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद AC का मान हमारा कितना है? तो 7.5 है। BC का मान हमारा कितना है? तो हमारा BC का मान 10 है। देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ D फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ BC। यहाँ जो D है ना, BC के मध्य बिंदु से कितने की दूरी है? बस यही सवाल। 5 6 19, ठीक है। चलो बहुत शानदार, 5 6 19 हमको याद रहेगा, हम पूछते रहेंगे। तो अब देखो यार, ये क्वेश्चन तुमसे नहीं बना, बताओ, कोई बात नहीं, हम देखते हैं सवाल को। सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर से मेरे भाई क्या सीखे हो, बताओ। तो जो ये एंगल बाइसेक्टर होता है, जिस अनुपात में ये दोनों होते हैं उसी अनुपात में नीचे वाला भी होता है। 5 और 7.5 हमारा किस अनुपात में है? तो 2.5 से काटोगे तो 2 बार में, और 2.5 से काटोगे तो 3 बार में। बाकी ऐसे भी रेशियो ले सकते हो,
5/7.5 का, दशमलव हटाओगे 10 जाएगा, 5 से काटोगे 15 बार में, 5 से काटोगे 2 बार में और 3 बार में, तो 2 और 3 का अनुपात आएगा, या ऐसे भी काटोगे तो 2 और 3 का अनुपात आएगा। समझ गए मेरे भाई यहाँ पर? ठीक है, तो हमने कहा ये 2 और 3 के रेशियो में है, तो यानी ये भी 2 और 3 के रेशियो में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये अगर बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर देखो ये साइड 2 और 3 के अनुपात में है, तो ये भी दोनों 2 और 3 के अनुपात में हो जाएंगे, यानी 5 की वैल्यू 10 हो जाएगी। अगर 5 की वैल्यू 10 हो जाएगी तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? तो बोलोगे 1 की वैल्यू 2, तो यानी इस 2 का मान कितना हो जाएगा? ये 4, और 3 का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो सवाल में पूछा क्या गया है? डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ बीसी, इस डी की दूरी और बीसी के मिड पॉइंट के साथ। मेरे भाई आप मुझे खुद बताओ, सबसे पहली बात, ये अगर बीसी है पूरा का पूरा कितना? 10, तो इसका मिड पॉइंट कहाँ पर होगा? 5 सेंटीमीटर पर, यानी यहाँ से जो है देखो आधा कहीं मानो यहाँ पर जाएगा, और हो सकता है ये एक्स नाम का पॉइंट हो। ये जो है बी एक्स, देखो ये एक्स क्या बना दिया हमने? एक्स को मिड पॉइंट बना दिया, मध्य बिंदु बना दिया। पूरा सेंटीमीटर 10 है, तो मानो ये 5 है और ये भी मान लो 5 है। समझ गए मेरी बात को? तो अगर ये 5 है जिसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है, तो मेरे भाई ये लाल वाला दूरी कितने का होगा? तो बोलोगे सर ये 1 का होगा। तो डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ यहाँ पर बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसलिए आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। दीपक कुमार 20-20 24-24 कैसे बराबर हुआ? दीपक जी आप जब आगे चलकर पढ़ेंगे ना सर्कल, तो वहां पर आपको ये चीज क्लियर होगी कि ये बराबर कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ। समझ गया मेरी बात को? कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? तो ये मिड पॉइंट था 10, उसका आधा हमने किया 5, 5 में ये 4 था, तो इसकी दूरी 1 थी। अब अगला सवाल देखिए, 19 नंबर सवाल में बहुत ज़्यादा डाउट है और सभी के डाउट हैं। ये लो मेरे भाई यहाँ पर 19 नंबर सवाल क्या कहा गया वो भी देख लेते हैं। ठीक है, बोला गया है यहाँ पर, इन ट्रायंगल ए बी सी द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए बी सी मीट द अपोजिट साइड एट डी एन एफ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ए बी सी में यहाँ पर क्या बोला गया? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो हमने यहाँ त्रिभुज ए बना दिया, बी बना दिया और सी बना दिया। ए बी सी में ए बी और सी से खींचे गए लंब सम्मुख भुजाओं में क्रमशः डी ई और एफ पर मिलते हैं। यानी यहाँ पर यहाँ से जो लंब खींचा गया वो डी पर मिलता है, यहाँ से जो लंब खींचा गया वो हमारा ई पर मिलता है, और यहाँ से जो लंब खींचा गया वो हमारा एफ पर मिलता है। समझ गए मेरे भाई बात यहाँ पे? ठीक है, फिर कहा गया ए डी बी ई एंड सी एफ इंटरसेक्टेड पॉइंट पी। ये जो हमारा ए डी है, बी है और सी एफ है, किस बिंदु पर मिलते हैं? तो पॉइंट पी पर मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या बोला गया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमसे कहा गया कि ई पी डी का मान 110 है। ठीक है, यहाँ पर ई पी और डी का मान, यानी ये पूरा का पूरा ई पी डी का मान हमारा कितना है? तो थोड़ा सा पी को जो है यहाँ रखते हैं, ये पूरा ई पी डी का मान हमारा 110 है। ठीक है, एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट एट पॉइंट क्यू। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी का बाइसेक्टर, जैसे मानो एंगल ए का बाइसेक्टर ऐसा होगा, एंगल बी का बाइसेक्टर ऐसा होगा, यहाँ पर ये कहाँ मिलेगा? तो एंगल क्यू पर मिलेगा। तो एंगल ए क्यू और बी का मान पूछा गया है। ये भी आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, आप कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर देखो, पहली बात कि अगर कोई ट्रायंगल है सर, मान लीजिए इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, यानी इस कोण का समद्विभाजक और मेरे भाई इस कोण का समद्विभाजक कहीं पर मिलता है, तो ये हमारा कौन सा हो गया? इन सेंटर हो गया। और ये इन सेंटर को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 90 प्लस जो पीछे वाला कोण है, जैसे पीछे वाला कोण एंगल ए है, तो 90 प्लस एंगल a/2, याद करो करवाया था मैंने यहाँ पे। तो उसी तरीके से अगर हमें ए क्यू और बी का मान हमें ये वाला एंगल बताना होगा, तो इसके पीछे वाला जो कोण है उसके आधे को इसमें जोड़ दिया जाएगा। यानी यहाँ पर ए क्यू बी का मान अगर बताना है तो साफ लफ्ज़ों में हम बोलेंगे सर ए क्यू बी, एंगल यहाँ पर ए क्यू बी जो होगा बराबर होगा 90 प्लस यहाँ पे एंगल सी का आधा। ये लाइन समझिए पहले आप यहाँ पे। दीपक कुमार कह रहा हूँ मेरे भाई 20-20 24-24 सर्कल में जब पढ़ाएंगे तो वहां से और चीजें क्लियर हो जाएंगी, कैसे बराबर हुआ। गजब हाल करते हो यार, सर्कल में पढ़ना है, एंगल इन सेम सेगमेंट। अभी वो क्वेश्चन आपका सर्कल का है, आपको अभी चीजें समझ में नहीं आएंगी क्योंकि आपने सर्कल नहीं पढ़ा है। तो कृपया करके मेरे भाई एक ही कमेंट को बार बार ना लिखें, समझदार हैं आप।
आ जाइए। तो यहाँ पर हमने कहा है कि ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा बाइसेक्टर है, और ये जो हमारा लाइन है ये भी हमारा बाइसेक्टर है। तो ये हमारा इन सेंटर हो जाएगा, और इन सेंटर का जो एंगल होता है यानी ए क्यू बी जो हमारा होता है वो होता है 90 प्लस ये जो पीछे वाला कोण है उसका आधा यानी c/2 हो जाता है। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है सर, यहाँ पर 90 हो गया। अब बात करते हैं एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक, तो आपने चतुर्भुज पढ़ा है, ठीक है। जैसे हमारा क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों कोनों का जोड़ हमारा 180 होता है, तो उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों कोनों का जोड़ हमारा कितना होता है, 360 होता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, और इस क्वाड्रिलेटरल में चारों कोनों को जोड़ने पे हमारा कितना आएगा, तो चारों कोनों को जोड़ने पे हमारा 360 आएगा। ये 90 प्लस 90 180 है, ये 180 बना रहे हैं, तो ये भी दोनों 180 बनाएंगे, यानी हमारा ये 110 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा मेरे भाई। समझ गए, ये दोनों 180 बना दिए तो ये भी दोनों 180 बनाएंगे, क्योंकि तभी तो पूरा का पूरा 360 होगा। या एक काम करो, 360 में से 90 90 और 110 घटा दो, 70 आ जाएगा। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 70। तो यहाँ बोलोगे 70 का आधा सर, तो 70 का आधा जोड़ो, तो बोलोगे सर 90 में हमने 70 का आधा यानी 35 जोड़ दिया, तो आंसर कितना आ जाना है, 125। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहोना प्यार है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात मेरे भाई यहाँ पर? तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को समझा, जाना बढ़िया तरीके से। ठीक है, कि यहाँ पर क्या बोला गया, तो 90 90 110 था तो 70 निकाल दिया। उसके बाद आपने यहाँ पर इसका बाइसेक्टर को जहाँ मिलाया तो उसकी वैल्यू जो हो गई 90 प्लस एंगल c/2 हो गया। ठीक है, आ जाइए। अब एक क्वेश्चन और है, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर भी देख लेते हैं मेरे भाई, क्या है ऐसा 5 नंबर में। आ जाओ, 5 नंबर सवाल टुच्चा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस सवाल के अंदर। देख लीजिए यहाँ पे, ए बी सी में ए डी, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर कहा सर ये हमारा ए बी सी है, तो बोलेंगे सर ये हमारा ए बी सी हो गया। बढ़िया तरीके से देखिए, ए बी सी में ए डी एंगल ए का समद्विभाजक है। ये जो हमारा ए डी है, ये हमारा ए डी एंगल ए का क्या है, तो एंगल ए का बाइसेक्टर है। इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक, मीटिंग बी सी एट डी, बी सी को कहाँ पर मिल रहा है, तो डी पर। अगर ए सी का मान 21 है, ये हमारा ए सी का मान कितना है, 21 है, बी सी का मान हमारा कितना है, तो पूरा का पूरा बी सी का मान मेरे भाई यहाँ पर 11 है। ठीक, उसके बाद यहाँ बोला है एंड द लेंथ ऑफ बी डी, ये जो हमारा बी डी का जो लेंथ है ना दोस्त, ये बी डी की लेंथ 3 सेंटीमीटर लेस देन डी सी। अगर हम मान लेते हैं डी सी की लंबाई x, तो ये हमारा इससे 3 कम हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, x - 3 हो जाएगा भाई। बताओ जल्दी से कि सर अगर ये x है तो इससे ये 3 कम होगा। अब मुझे बताना इन दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 11 आएगा, बताओ। ठीक है, तो बोलोगे सर अगर ये x है तो इससे ये 3 कम, यानी हम बोलेंगे x - 3 में अगर हम x को जोड़ दें तो 11 के बराबर आ जाएगा। x + x हमारा 2x हो जाएगा, -3 उधर जाएगा तो 14 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 7 बार में x का मान हमारा 7 आ जाएगा। अब अगर हमारा x का मान 7 आ जाएगा तो इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, तो इससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि देखो x का मान ये 7 है, 7 में से 3 गया मेरे भाई 4 है। हमसे यहाँ ए बी का मान पूछा है, ये हमारा कैसी रेखा है, तो बाइसेक्टर है। कैसा है मेरे भाई, तो बाइसेक्टर है। तो मुझे बताओ जिस अनुपात में ये दोनों होंगे उसी रेशियो में मेरे भाई ये भी दोनों होगा, यानी अगर ये 4 और 7 है तो ये भी मेरे भाई 4 और 7 ही होगा। 7 ने अपने आप को 3 गुना बना लिया है, 3 टाइम्स अपना कर लिया है, तो 4 भी अपने आप को 3 टाइम्स कर लेगा, यानी 4 का 3 गुना 12 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को यहाँ पे? ठीक है, सॉरी, ये x है तो x - 3 हो जाएगा, दोनों को जोड़ा तो 11 आ गया, x की वैल्यू 7, ये 7 है तो 4, यानी 7 और 4 के अनुपात में 7 का 3 गुना तो 4 का 3 गुना 12।
ठीक है। अब बाकी कोई और भी सवाल है ना, तो मेरे भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग है ना टेलीग्राम के डाउट ग्रुप में भेज दिया करना। देखो ये टेलीग्राम है, डाउट ग्रुप बना रखा है। अभी सुबह से हमने जो है सिर्फ ब्रश ही किया हुआ है और मुंह में कुछ भी निवाला नहीं गया है। अब जाऊंगा खाना खाने में इस समय से, क्योंकि फिर आपकी अभी 6:30 से क्लास है, वो भी लेनी है, यूट्यूब पर क्लास है वो भी लेनी है, गुरुकुल में क्लास है वो भी लेनी है। चलो तो देखो ये मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन सर, जो भी डाउट होता है ना मेरे भाई भेज दिया करो इसमें, मैं बार बार बोल रहा हूँ। दिखाओ डाउट इकट्ठे रखोगे तब भी कोई फायदा नहीं है। मुझसे पूछने की चेष्टा करोगे और मान लो मैं नहीं बता पाएगा तो वो डाउट ही डाउट रह जाएगा। और उल्टा यहाँ पर दूसरों के भी डाउट को सॉल्व करो ताकि आपका मैथ्स का जो स्पीड है वो खतरनाक लेवल का हो। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर? आप कुछ कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए जनाब। आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट है, अच्छे स्टूडेंट है, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना तभी फ़ायदा है आप लोगों का, नहीं तो बेहद नुकसान हो जाएगा। साथ में एक और चीज़ बताएं बच्चों आप लोगों के लिए, तो क्वाड्रिलेटरल की शीट हमने आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल की शीट बहुत पहले जो है, बहुत बार ऐसा होता है कि शीट लेट अपलोड हो जाती है, और देखो तो अभी देखो शीट बहुत पहले ही अपलोड हो गई है। टॉपिक स्टार्ट होगा मंडे को, लेकिन शीट आपकी अभी ही बनाकर हम लोगों ने अपलोड कर दी है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसकी क्लास नोट्स अपलोड हो जाएगी, चिंता रही।